स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है पॉलिनेशन परागण। अभी तक मैंने आपको बताया कि कैसे नर जननांग में नर युग्मक बनता है और मादा जननांग में एक्सेल बनती है। अब जो अगली क्रिया है उसमें क्या होता है कि जो नर युग्मक बने हैं या जो दो कोशिकीय परागण हमारे पास है उसको वर्तिकाग्र तक पहुंचना आवश्यक होता है, क्योंकि जब वो वर्तिकाग्र पर पहुंचेगा तो फिर जो पराग है वो पराग कण है वो पराग नलिका बनाएगा। उस नलिका के माध्यम से वो नर युग्मकों को आपके अंड कोशिका तक पहुंचाएगा। ठीक है, तो यानी निषेचन की क्रिया होगी। तो निषेचन की क्रिया होने से पहले जो सबसे मुख्य कार्य होता है वो होता है परागण, पॉलिनेशन। परागण यानी परागकोश से मुक्त होकर, पराग कणों का परागकोश से मुक्त होकर उसी प्रजाति के पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचना। परागण दो प्रकार से होता है, स्वपरागण, परपरागण, सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन। मैंने यहाँ पर एक चार्ट आपको बना के दिया है। सेल्फ पॉलिनेशन में मैंने दो भागों में बांटा है, ऑटोगेमी और आपका दूसरा मैंने लिखा हुआ है ये आपका जिटेनोगेमी। ठीक है, इधर नेक्स्ट आप देखिए क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन के जो है मैंने इसमें साधन बताए हैं। चलिए इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम स्वपरागण पे बात करते हैं। बेटा स्वपरागण यानी इसकी परिभाषा मैं आपको नोट्स भेज दूंगी, उसमें आप लिख लीजिएगा। तो स्वपरागण क्या होता है? जब एक पुष्प के परागकोश से परागकणों का उसी पुष्प के वर्तिकाग्र या उसी पादप के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचना स्वपरागण। यानी कि ये देखिए, ये मैंने एक पुष्प बनाया है। इस पुष्प में आप देख रहे हो ये बीच में आपका वर्तिकाग्र है, उसके साइड में पोलन ग्रेन है। ठीक है, तो एक ही पुष्प है और एक ही पुष्प होने के कारण आप ये देखिए, ये इसका परागकोश है और यहाँ से ये परागकोश है, ये वर्तिकाग्र है। ये पराग कण जो है इसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिर रहे हैं। एक ही पुष्प है और उसी पुष्प के क्या है, पराग कण है और उसी के वर्तिकाग्र पर गिर रहे हैं। तो इस कंडीशन को हम कह देते हैं ऑटोगेमी। ठीक, दूसरा जो जिटेनोगेमी है, इसमें आप देखिए एक पौधा है, उस पर दो फूल हैं। ठीक है, इस फ्लावर के पराग कण दूसरे फ्लावर के वर्तिकाग्र पर गिर रहे हैं, लेकिन दोनों में कॉमन क्या है? कॉमन ये है कि प्लांट सेम है, पौधा एक ही है। इसमें एक ही पुष्प है, इसमें दो पुष्प है, लेकिन दोनों जो फ्लावर्स है वो सेम प्लांट के हैं। तो आपको ये दोनों टर्म्स याद रखनी है, ऑटोगेमी और जिटेनोगेमी। ठीक, डेफिनेशंस मैं आपको नोट्स में दे दूंगी, आप लिख लीजिएगा। आपको ये समझ आ गया होगा। स्वपरागण यानी जब परागकण अपने ही पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं। ठीक है, दूसरा है परपरागण। परपरागण में आप जानते हो कि ये सपोज एक पौधा है और ये दूसरा पौधा है। इस पौधे के परागकण दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिर रहे हैं। यहाँ पे क्या है, पुष्प भी दो अलग अलग हैं और प्लांट भी दो अलग अलग हैं। इसको हम कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन, परपरागण, या इसका दूसरा नाम है जीनोगेमी। जीनोगेमी, ये टर्म्स आपको याद रखनी है बेटा। क्यों याद रखनी है? क्योंकि आपको कभी क्रॉस पॉलिनेशन तो बहुत इजी वे में है, आपको कभी पूछ दे कि जीनोगेमी क्या होता है तो आपको ये आना चाहिए। अब स्वपरागण के लिए हमें कोई माध्यम की ज़रूरत नहीं होती है, स्वपरागण स्वतः हो जाता है। लेकिन परपरागण के लिए बेटा हमें माध्यम चाहिए, क्योंकि एक पौधे से दूसरे पौधे में हमें पोलन ग्रेन का ट्रांसफ़र करना है। तो उसके कुछ साधन होते हैं, एजेंसीज होती हैं, एजेंट होते हैं, ले जाने वाले वाहक होते हैं। तो अगर वो वाहक अजैविक हैं तो अजैविक साधन, और जैविक हैं, जैविक यानी कोई जीव है तो जैविक साधन। अजैविक साधन में क्या है? वायु परागण, जल परागण, और जैविक साधन में कीट परागण, पक्षी परागण, चमगादड़ परागण, घोंघा परागण। ये सब हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। तो ये आपको समझ आया होगा क्या स्वपरागण है, क्या परपरागण है। इसमें जो मेन इम्पॉर्टेंट है, आपको ये टर्म्स याद रखनी है, ऑटोगेमी, जिटेनोगेमी और जीनोगेमी। ठीक है, इनकी परिभाषाएं मैं आपको बुक के नोट्स में आपको भेज दूँगी, आप लिख सकते हैं।
नेक्स्ट हम बढ़ते हैं स्वपरागण पे। ठीक है बेटा, तो उसमें सबसे पहले तो स्वपरागण के लाभ क्या हैं, क्या आवश्यकता है सेल्फ पॉलिनेशन की, इसको मैं थोड़ा आपको समझाती हूँ। देखिए बेटा, स्वपरागण में क्या होता है कि सबसे पहले इसमें देखिए, क्योंकि सेल्फ है, अपने ही घर में जाना है। एक पुष्प में है, यानी आप एक फ्लावर को कंपेयर कीजिए एक हाउस से, तो पॉलन ग्रेन्स को अपने ही हाउस में जाना है, एक हाउस से दूसरे हाउस में नहीं जाना है। तो जितने पॉलन्स जो बनेंगे वो पर्याप्त होंगे, यानी ज़्यादा पॉलन्स बनाने की ज़रूरत नहीं होती है। क्योंकि देखिए परागण में क्या है, वायु से अगर परागण होना है सपोज़, तो वायु से उड़ के सारे तो वर्तिकाग्र पे नहीं गिरेंगे ना, कुछ इधर उधर भी गिर सकते हैं, तो वहाँ ज़्यादा पॉलन ग्रेन बनाने पड़ते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, सीमित अपने ही घर में जाना है, तो वेस्टेज नहीं होगा, है ना। वेस्टेज नहीं होगा मतलब नुकसान नहीं होगा, तो कम परागण बनाने पड़ेंगे। तो आप इस बात को समझिए कि पुष्प को अपनी किसी भी भाग को बनाने के लिए ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है। जैसे हमारे बॉडी के पार्ट हैं, तो हमारी बॉडी को हम पे कहीं पे कट लग जाता है, तो उस वहाँ पे दोबारा से जो टिश्यूज़ बनते हैं हमारे शरीर में, उसमें ऊर्जा खर्च होती है। ऐसे ही परागण बनाने में पुष्प की ऊर्जा खर्च होती है, तो कम परागण बनाने के कारण ऊर्जा कम खर्च होती है। ठीक है, दूसरा मैंने लिखा है प्रजाति की शुद्ध नस्ल बनाए रखने में मदद करता है। शुद्ध नस्ल का मतलब क्या होता है बेटा, कि अगर आप अपने घर के अंदर ही कोई चीज़ है तो वो प्योर है, आप बाहर से कोई चीज़ नहीं ला रहे हैं, मिक्स नहीं हो रहा है इसमें। तो अगर कोई पौधे में स्वपरागण होता है, ध्यान से सुनिए मेरी बात, ये सब आप आगे हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है आनुवंशिकता, वहाँ पे मैं इसको आपको ढंग से समझाऊंगी। फिलहाल आप ये समझिए कि यहाँ गुण मिश्रित नहीं होते। ठीक है, यानी कि अगर उस फ्लावर्स का कलर पर्पल है तो नेक्स्ट फ्लावर भी पर्पल कलर का आएगा। उसके बीज से जो पौधा बनता है, सपोज़ वो मध्यम आकार का बनता है, तो अगला पौधा भी मध्यम आकार का बनेगा, उसमें कोई चेंज नहीं है, तो वो शुद्ध फॉर्म में रहेगा, उसमें मिश्रण नहीं आएगा। तीसरा है बाह्य कारकों पर निर्भरता नहीं होने के कारण परागण की सुनिश्चितता बनी रहती है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए बाह्य कारक कुछ नहीं है, हमें वायु से परागण नहीं कराना है, जल से नहीं कराना है, किसी जंतु से नहीं कराना है, तो ये श्योर है कि पॉलिनेशन हो जाएगा। पॉलिनेशन होने की 100% प्रायिकता है, 100% गारंटेड है कि यहाँ पे पॉलिनेशन होना ही होना है। ठीक है, क्योंकि वायु द्वारा अगर पॉलन ग्रेन दूसरे पुष्प पर जाने हैं तो उसकी गारंटी कितनी है, 50% है। मे भी हो सकता है कि हवा से उड़ के ऊपर आकर उस वर्तिकाग्र तक ना पहुँचे। ठीक है, तो ये इसके लाभ है। लेकिन दोष क्या होते हैं बेटा, दोष मैंने लिखा है जिससे आनुवंशिक विविधताओं का विकास नहीं होता है। अभी मैंने आपको बताया कि कोई नया गुण नहीं आ पाता। आनुवंशिक विभिन्नताएं मतलब कोई डिफरेंस नहीं आ पाता है, समझ गया आप। जैसे हमारे समाज में आपने देखा होगा, जो आने वाली नई पीढ़ियां होती हैं वो अपने माता पिता से थोड़ा थोड़ा भिन्न होती जाती हैं। कुछ गुण तो माँ बाप जैसे होता है, लेकिन कुछ गुणों में क्या होता है, आनुवंशिक विभिन्नताएं आ जाती हैं, कुछ अलग गुण आता है जो भिन्न होता है अपने पेरेंट्स से। तो वो विभिन्नताएं अच्छी होती हैं विकास के लिए। विभिन्नताएं, ये बात आप बिल्कुल याद रखिए कि विभिन्नता से विकास होता है, जब डिफरेंस आता है तो ही विकास होता है। समयुग्मता से नेक्स्ट जो है, समयुग्मता से अंतः प्रजनन अवनमन होता है और बीज कमजोर होता है। अभी मैंने आपको बताया था कि प्रजाति शुद्ध नस्ल की होती है, बताया था आपको। तो ये जो शुद्ध नस्ल होता है इसी को हम जीव विज्ञान की भाषा में समयुग्मता कहते हैं। यानी शुद्ध नस्ल होने से अंतः प्रजनन अवनमन होता है, यानी कि स्वपरागण होने से एक ही पुष्प के जो गुण उसमें रह जाते हैं, उससे हमारा बीज क्या हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है, यानी इसमें कोई नया बाह्य गुण नहीं आ पा रहा है। ठीक है, अगला है नई किस्मों का विकास नहीं होता। जब एक ही पुष्प में जब लगातार एक ही पुष्प, वही पुष्प है, उसी के परागकण है, उसी का वर्तिकाग्र है ना, तो उसमें आप देखिए कि नई किस्म कहाँ से आएगी, नई किस्म नहीं आ पाती। नई किस्म लाने के लिए दो विभिन्न जाति के फूलों का दो विभिन्न पेड़ पौधे जो अलग अलग हों, तो उनमें जब परागण होता है तो उससे नई किस्म आती है। अगर सेम प्लांट के पुष्प है, उनमें लगातार अगर स्वपरागण हो तो नई किस्म विकसित नहीं होती है। तो थोड़ा आपको ये याद रखना है। अब स्वपरागण होता कैसे है, ऐसी क्या तकनीकी है कि वो स्वपरागण को ही बढ़ावा देती है।
ठीक है। कुछ पौधे फूलों में इस प्रकार की कंडीशन डेवलप हो जाती है कि उसमें स्वपरागण होता है। उसमें सबसे पहले उभयलिंगिता, बाइसेक्सुअलिटी आप जानते हो, यानी पुष्प के अंदर जो है नर जननांग और मादा जननांग दोनों होना। यदि किसी पुष्प में नर और मादा दोनों जननांग है तो वो क्यों परपरागण करेगा, उसे ज़रूरत ही नहीं है, उसके पास खुद दोनों जननांग उपस्थित है। तो ये सबसे पहली युक्तियाँ हैं, ठीक है। ये आपसे बहुत बार पूछा जाता है और इसमें कुछ बहुत अच्छी जानने वाली बातें हैं। तो सबसे पहले उभयलिंगता। दूसरा मैंने इसमें लिखा समकालिकता, होमोगेमी। देखिए बेटा, द्विलिंगी जो पुष्प होते हैं उनमें परागकोश और वर्तिकाग्र का एक ही समय में परिपक्व होना, ठीक है। सपोज आप सोचिए कि नर जो जननांग है पुंकेसर, उसके जो परागकोश है उसमें सपोज नर युग्मक विकसित हो गया, लेकिन उसी पुष्प के आपके जो अंडक है, स्त्री केसर है, आपका जो अंडाशय है, उसके अंदर अगर एग कोशिका नहीं बनेगी तो पराग आपका नर युग्मक तो बन गया लेकिन मादा युग्मक तो बना ही नहीं। तो ये कंडीशंस इसमें नहीं होती हैं। जो स्वपरागण वाले पुष्प होते हैं उसमें नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों एक ही समय में विकसित हो जाते हैं। एक ही समय विकसित होने से दोनों का फायदा हो जाता है, ठीक है। इसको हम कहते हैं समकालिकता। ये इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछी जाती हैं, तो आप इनको इन टर्म्स को बिल्कुल याद रखें बेटा। तीसरा है इसमें मैंने लिखा है अनुनमीलिय परागणता, क्लिस्टोगेमी, ठीक है। तो क्लिस्टोगेमी क्या होती है बेटा कि कुछ फूल ऐसे होते हैं जो खुलते नहीं हैं, ओपन नहीं होते हैं, बंद रहते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे ये बनाया था एक फ्लावर, देखिए ये इसका क्या है, अंडाशय है और ये इसके पुंकेसर है। तो ये जो फ्लावर है, फ्लावर की जो कवरिंग है ये बंद है, इसके अंदर कुछ नहीं आ सकता बाहर से। तो ये क्या होगा, इसी के परागण यहाँ गिरेंगे तभी जाके क्या होगा, इनमें परागण की क्रिया होगी, ठीक है बेटा। और इनको हम कह देते हैं अनुनमीलिय परागणता या क्लिस्टोगेमी, ठीक। और इसमें आप देखिए कि ऐसे पुष्प होते हैं जो जिनमें जननांग पुष्प के अंदर ही ढके रहते हैं, अर्थात ये पुष्प कभी नहीं खिलते हैं। ऐसे पुष्पों को हम क्या कहते हैं, अनुनमीलिय पुष्प कहते हैं। और इनमें जो परागण होता है उसको अनुनमीलिय परागणता कहते हैं। अब ये एग्जाम्पल क्यों दिया गया है आपको, ये मेनली दिया गया है, मैंने इसमें कुछ 3 फ्लावर्स के नाम लिखे बेटा। देखिए इसमें मैंने लिखा है पैंसी, ऑक्सैलिस और कनकोवा। कनकुआ आपने देखा होगा आपके गेहूँ के खेत में एक वीड्स हो जाती है, खरपतवार, उसको आप उखाड़ते हो, जिसके ऊपर घंटे बैल जैसे फ्लावर्स होते हैं, घंटाकार फ्लावर होते हैं, बैलनुमा, कनकुआ जिसको हम कहते हैं। और आपने ऑक्सैलिस भी देखा है, खट्टी बूटी, जिसके जो है आपके दिल जैसे पत्तियाँ होती हैं, हार्ट शेप लीव्स होती हैं और खाने में वो खट्टी बूटी हम जिसे कहते हैं, ठीक है। पैंसी एक ऑर्नामेंटल फ्लावर है, घरों में लोग इसको लगाते हैं। तो उसमें 2 प्रकार के फ्लावर्स पाए जाते हैं। एक होता है इसमें जो मैंने अभी आपको बताया अनुमील्य परागणीय पुष्प यानी क्लिस्टोगेमस फ्लावर, जो कभी नहीं खुलते नहीं है, तो इनमें स्वपरागण होता है, ठीक है। देखिए ना आप, इसमें ये खुलेगा नहीं, इसकी जो कवरिंग है ये खुलेगी नहीं, तो इसमें क्या होगा, स्वपरागण होगा। और इसी में दूसरे प्रकार के आपके फ्लावर होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, चेस्मोगेमस। क्या कहते हैं हम इनको, एक मिनट, इनको हम कहते हैं चेस्मोगेमस फ्लावर। चेस्मोगेमस फ्लावर क्या होता है, ये पुष्प खुले होते हैं और इनके परागकोश और वर्तिकाग्र अनावृत होते हैं, यानी इनके जो परागकण होते हैं बेटा, वो जो है वर्तिकाग्र तक जो पहुंचते हैं वो बाहर से भी आ सकते हैं, क्योंकि ये चेस्मोगेमस फ्लावर है, ठीक है। तो 2 प्रकार के मैंने आपको फ्लावर बताए इसमें, एक है आपका क्लिस्टोगेमस और चेस्मोगेमस। ये किस में पाए जाते हैं, एक बार मैं फिर रिपीट कर देती हूँ, थोड़े कैमरे में प्रॉब्लम आ गई थी। देखिए पैंसी, ऑक्सैलिस और कॉनकोवा में क्या होता है कि ये जो फ्लावर्स हैं ये बंद है, देखिए। तो ये जो परागकण है ये गिरेंगे और सीधे कहाँ गिरेंगे, वर्तिकाग्र के
ऊपर गिरेंगे। इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, क्लिस्टोगेमी, या हिंदी में अनुनमिल्य परागणता। और इसी में, इन तीनों में ही दो प्रकार के फ्लावर होते हैं। एक तो होते हैं जो कभी नहीं खुलते, और एक होते हैं जो नॉर्मल खुलने वाले फूल होते हैं। तो आपसे पूछा जाता है चेस्मोगेमस फ्लावर क्या होते हैं, तो आप क्या बोलोगे, जो फ्लावर्स ओपन होते हैं या जिनके परागकोश और वर्तिकाग्र अनावृत होते हैं। अनावृत मीन्स मतलब जो ढके नहीं होते, ठीक है। और नेक्स्ट इसमें जियोकार्पिक पुष्प, ठीक है बेटा। तो ये आपको समझ आया होगा जो मैंने अभी आपको बताया, क्लिस्टोगेमस ऐसे फ्लावर जिनके वर्तिकाग्र और परागकोश क्या होते हैं, ढके होते हैं। ढकने के कारण क्या है, बाहर से इसमें कोई परागण नहीं आ सकता, तो इन्हें स्वपरागण ही करना पड़ेगा। इन्हें क्या करना पड़ेगा, स्वपरागण ही करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट मैंने इसमें लिखा है जियोकार्पिक पुष्प। जियोकार्पिक क्या होता है बेटा, इसमें मैंने लिखा हुआ है कि जो मूंगफली है, मूंगफली यानी अरेकिस हाइपोजिया, इनके पुष्प आपके अनून मिलने होने के कारण के साथ साथ भूमिगत भी हो जाते हैं। क्या होता है इसमें स्टूडेंट्स, आप देखिए कि ये आपका फ्लावर है, ये मैंने अर्थ बनाया है, ठीक है, मिट्टी बनाई है, ये फ्लावर है, ये पुंकेसर है और ये स्त्रीकेसर है। देखिए इसमें स्वपरागण हुआ, क्या हुआ, क्योंकि मैंने पहले ही बोला ये अनुनमिल्य है। अनुनमिल्य यानी क्लिस्टोगेमस से फ्लावर नहीं खुलते हैं। पॉलिनेशन होने के बाद, यानी जैसे ये परागण यहाँ गिरे, ठीक है, निषेचन हुआ, उसके बाद देखिए कि ये जो ओवरी के नीचे जो पुष्प वृंत है, ये स्टॉक लंबा हुआ और ये निषेचित अंडाशय। जब निषेचन हो जाता है तो अंडाशय को निषेचित अंडाशय कहते हैं, और निषेचित अंडाशय फल बनाता है। तो निषेचन के पश्चात ये मिट्टी के नीचे आ गया और तब ये फल बनाता है, यानी ये आपकी मूंगफली है। मूंगफली कहाँ होती है, ज़मीन के अंदर होती है। कैसे होती है, जो फ्लावर है वो बंद होता है, क्लिस्टोगेमस होता है, उसमें स्वपरागण हुआ, उसके परागण वर्तिकाग्र पे गिरे, निषेचन हुआ। निषेचन होने के बाद जो ओवरी के नीचे जो वृंत होता है वो लंबा होता है, और जो निषेचित अंडाशय है वो ज़मीन के नीचे चला जाता है और वहाँ वो फल का निर्माण करता है, ठीक है। जियोकार्पिक कहते हैं, जियो का मतलब है धरती, भूमिगत। नेक्स्ट इसमें स्टूडेंट्स कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे मिराबिलस जालप्पा, इसको 4 o'clock भी हम कह देते हैं। इसमें क्या होता है, देखिए मैंने बनाया हुआ है, इस पुष्प में जो परागकोश होते हैं वो मैच्योर होने पर वर्तिकाग्र की ओर मुड़ जाते हैं। ये देखिए, ये स्त्रीकेसर है और ये पुंकेसर है, ठीक है। ये फ्लावर मैच्योर हुआ तो आप देखिए कि इसके पुंकेसर स्त्रीकेसर की ओर मुड़ गए हैं। ये कंडीशन पाई जाती है मिराबिलस जालप्पा में। मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ, मैं इसमें ये बताना चाह रही हूँ कि कुछ पुष्प जो होते हैं स्वपरागण को ही फेवर करते हैं, उनमें इसमें अपने आप ही स्वतः ही ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। नेक्स्ट है विनका रोजिया। विनका रोजिया का ये देखिए आप, इसका फ्लावर कीपनुमा होता है, फनल शेप होता है। इसमें स्टार्टिंग में देखिए आप, ये रहा इसका स्टिग्मा, इसके ओवरी देखिए आप, ये वर्तिकाग्र बहुत नीचे है, बहुत नीचे, और ये इसके क्या है, ये इसके पुंकेसर है, बिल्कुल टॉप में है। तो इसमें क्या होता है कि ये जब मैच्योर हो जाता है, यानी इसमें नर युग्मक बन गया, इसमें मादा युग्मक बन गया। मैच्योर होना मतलब युग्मकों का निर्माण होना। तो देखिए अब इसकी वर्तिकाग्र लंबी हो जाती है और ये ऊपर आ जाता है, देख रहा, ऊपर आ गया और यहाँ इसको परागण मिल जाता है। तो इसने किसको फेवर किया, इसने स्वपरागण को फेवर किया। नेक्स्ट है सोलेनम ट्यूबरोसम। सोलेनम ट्यूबरोसम है आपका आलू का नाम है, और आप इनको या तो तिरछा लिखिए, इटैलिक लिखिए, या इनको अंडरलाइन कर लीजिएगा। दिस इज़ द रूल ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, ठीक है। तो सोलेनम ट्यूबरोसम में क्या होता है कि इसमें जो वर्तिका होती है बेटा वो लंबी होती है, ठीक है। तो लंबी होने के कारण क्या, वो फूल से बाहर निकल सकती है। फूल से बाहर निकलेगी तो वो आप सोचिए कि उसमें स्वपरागण कैसे होगा। फिर सपोज ये फ्लावर है, ठीक है, और ये एंथर है, और ये वर्तिका, ये आपकी ओवरी है, और ये आपके परागकण है, पुंकेसर है, ये आपकी ओवरी है, और सपोज ये वर्तिका आपकी लंबी हो गई, ये बाहर निकल गया, तो इसमें स्वपरागण कैसे होगा। इस कंडीशन से बचने के लिए क्या होता है कि ये आपका परागकोश है, ये वर्तिका जो होती है बेटा, या ओवरी आपका जो यहाँ पे अंडाशय है, ये वर्तिका इसके चारों ओर लिपट जाती है, और वर्तिकाग्र यहाँ पर आके स्टैंड करता है और परागकण यहीं गिरते हैं। तो आलू में वर्तिका जो होती है वो लंबी होती है और कहाँ लिपटी होती है, तंतु पुंकेसर परागकोश के नीचे जो तंतु है उस पर लिपटी
होती है, ताकि उसमें स्वपरागण हो। तो ये सारी कंडीशंस हैं जो स्वपरागण को फेवर करती हैं। और कल मैं आपको पढ़ाऊँगी परपरागण में क्या क्या युक्तियाँ होती हैं और किस प्रकार से परपरागण होता है। आप लोगों ने मुझे होमवर्क सेंड किया है और पिछला जितना वर्क मैंने करवाया था वो आप मुझे सेंड करिए। टेस्ट में अभी चेक करके आपको उसके रिस्पॉन्स मैं आपको दूंगी और आप मुझे पिछला वर्क भी चेक करके दीजिए। थैंक यू।